यूपी के चुनाव में सबसे ज्यादा गर्माहट ला रही है और वो खबर है यूपी चुनाव में ओवैसी की एंट्री की। वो 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं और इस दौरे में सवाल यही है कि ओवैसी अपनी पार्टी को जिताएंगे या किसी पार्टी को हराएंगे या किसी और का राज तिलक करवा देंगे। इसी पर तमाम उठापटक बीते 2 दिनों से चल रही है। आज मेरे सहयोगी रणवीर ने लगातार असदुद्दीन ओवैसी के दौरे को कवर किया। आइए देखते हैं उनकी एक ग्राउंड से फाइल की गई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उस वोट बैंक नहीं बल्कि ताकत के तौर पर मुसलमानों के हक के लिए इस्तेमाल करता है। बार बार आता रहूंगा, आपका सुल्तानपुर का हर घर मेरा घर, सुल्तानपुर का हर बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग है। पहले पूर्वांचल, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अब 3 दिन तक सेंट्रल यानी अवध के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी का धुआंधार प्रचार। यूपी के लिए क्या है ओवैसी का गेम प्लान? अपना खेल बनाएंगे या दूसरी पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी? हैदराबाद की आवाम का लाखों सलाम। हमने बीजेपी को हराया। मोदी भी आए थे मेरे लिए, अमित शाह भी आए थे, मगर दाल नहीं गली। यूपी में ओवैसी की एंट्री से बीजेपी विरोधी सारी पार्टियों की नींद यूं ही नहीं उड़ गई है। अब तक जो मुस्लिम वोट उन्हें अपनी मुट्ठी में नजर आ रहा था, अचानक उसके खिसक जाने का खतरा उन्हें डरा रहा है। ओवैसी चुनौती नहीं है, अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कटिंग करके नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। ओवैसी की रणनीति भी यही है। दरअसल बीजेपी की काट के लिए विपक्ष की सारी पार्टियों ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। ऐसे में ओवैसी यूपी के मुसलमानों को ये संदेश दे रहे हैं कि उन्हें सत्ता में कोई हिस्सेदारी दिला सकता है तो वो सिर्फ उनकी पार्टी है। आपको नेता बनना है, आप बरसों सिर्फ वोट डालते गए। कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, तो कभी आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या कभी आपने अपने आप को वोट दिया? आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आया है। मैं तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा बेटा भी हूं, मैं तुम्हारा चाहने वाला भी हूं। ओवैसी अपनी हर सभा में मुसलमानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के यादव और मुसलमान समीकरण में सारा फायदा यादव ले गए, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अनुसूचित जाति और मुसलमान के समीकरण में फायदा अनुसूचित जातियों को हुआ। किसी भी पार्टी ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जबकि उनकी आबादी ज़्यादा है। ओवैसी को ये बात पता है कि यूपी में बिना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को टारगेट किए मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा नहीं जा सकता। यूपी में ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ओवैसी ने ये सीटें चुन ली हैं और अब उनका ध्यान इन्हीं सीटों पर है। 2017 विधानसभा चुनाव में AIMIM 38 सीटों पर चुनाव लड़ी। चुनाव में ओवैसी की पार्टी का खाता भी नहीं खुला। उनकी पार्टी को सिर्फ 2,04,000 वोट मिले, यानी 0.24%। 37 सीटों पर उनके पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। विपक्ष ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहता है। यही वजह है कि ओवैसी ये बताने में लगे हैं कि उनकी पार्टी का समर्थन करने से बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला। क्या हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट खड़ा किया? मजलिस ने खड़ा किया, फिर कैसा जीत गया? कौन जीते? बीजेपी जीत गई। सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी जीत गई और ये आके बोलते ओवैसी लड़ेगा, वोट काटने के लिए लड़ा। बिहार में 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़कर ओवैसी को जबरदस्त फायदा हुआ था, जबकि गठबंधन की दूसरी पार्टियां खाता भी नहीं खोल पाई थी। यूपी में ओवैसी उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन राज्य भर की SSP के साथ उनका गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा है।
अगर आप जाकर बाबा से बोलेंगे बाबा स्कूल नहीं है, तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। आप बोलेंगे अरे नहीं स्कूल नहीं है, तो बोलेगा ठोक दूंगा। अब बताइए एक मुख्यमंत्री इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है क्या? ओवैसी की कोशिश यूपी के ताकतवर मुस्लिम चेहरों को अपने साथ लाने की है। सुल्तानपुर से रणवीर की रिपोर्ट। आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे और हो सकता है कुछ लोग ना भी जानते हों, उनको याद दिला दें। बीएसपी के संस्थापक थे काशीराम साहब, और वो कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी काशीराम के इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी 2015 में 6 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी, यानी ये चुनाव हारने वाला था। और 2020 में हालात बदल गए और ओवैसी 5 सीटें बिहार विधानसभा में जीत गए थे। अपने मुस्लिम कार्ड से ओवैसी हैदराबाद के बाहर अपने पैर अब धीरे धीरे पसार रहे हैं और कुछ हद तक सफलता भी उनके कदम चूम रही है। आपको आंकड़े दिखाते हैं। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 7 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 2 लोकसभा सीटें जीती थी। इसी साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, यानी वो तेलंगाना से निकल के बाहर महाराष्ट्र में सफल हुए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने फिर अपने कदम हैदराबाद से बाहर रखे और वो बड़ा फैक्टर साबित भी हुए। 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर उनको जीत हासिल की। माना जाता है कि ओवैसी फैक्टर के चलते बिहार में महागठबंधन को सत्ता नहीं मिल पाई, यानी आरजेडी और तेजस्वी यादव को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन बंगाल में ओवैसी का जादू बिल्कुल नहीं चला और इस साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी लड़ी तो खूब, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। यूपी चुनाव में हर पार्टी की नज़र इस बात पर है कि आखिर बीजेपी को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला कर दिया है। यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसी महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि यूपी से ही सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आखिर क्या है पीएम मोदी का वो मास्टर प्लान जो यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने तैयार किया है? ये जानने के लिए आइए दिखाते हैं आपको मेरे सहयोगी पंकज झा और विकास भदौरिया की एक्सक्लूसिव। सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। अखिलेश, माया, ओवैसी ने संभाल ली चुनावी कमान, तो बीजेपी की तरफ से क्या है पीएम मोदी का मास्टर प्लान? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। बीजेपी के चुनावी अभियान को और ताकत देने के लिए खुद पीएम मोदी यूपी के चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं। शुरुआत होगी 14 सितंबर को, जब पीएम मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। यूं तो ये एक सरकारी कार्यक्रम भर है, लेकिन इसकी अहमियत चुनाव के लिए बहुत ज्यादा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसे समझने के लिए पहले राजा महेंद्र प्रताप को जान लीजिए। राजा महेंद्र प्रताप हाथरस के जाट राजा थे। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए काफी जमीन दान में दी थी। दिसंबर 2015 में पीएम मोदी जब अफगानिस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र किया था। 100 years ago,
1915, the first Indian government in exile was formed in Kabul by Maharaja Mahendra Pratap and Maulana Barkatullah. राजा महेंद्र प्रताप ने एएमयू को काफी जमीन दान में दी थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है। यूपी में बीजेपी की सत्ता आने के बाद ये मांग उठने लगी कि एएमयू का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर कर दिया जाए, जिसके बाद 2019 में योगी आदित्यनाथ ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर नए विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया। देश की आजादी के दौरान इसी माटी के लाल भारत माता के सपूत महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी, और कितनी बड़ी चुनौती दी थी। लगभग 29 वर्षों तक उन्हें भारत से निर्वासित होना पड़ा। अलीगढ़ का मोदी का दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों को साधने के बीजेपी के प्लान का हिस्सा है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के नाम पर बीजेपी न केवल पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के चलते नाराज चल रहे जाट को साधने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ एएमयू के जवाब में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करके हिंदू वोटरों को भी मैसेज देने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां पश्चिम यूपी तक सीमित नहीं है, उनके टारगेट पर आगे पूर्वांचल भी है। अगले महीने प्रधानमंत्री गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन कर सकते हैं। अक्टूबर में ही योगी सरकार के महत्वाकांक्षी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों हो सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भी जल्द उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पंचायत चुनाव में अच्छे नतीजे न आने के बाद से बीजेपी की नजर पूर्वांचल पर है। मोदी और योगी दोनों ही पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में यहाँ उनकी साख दांव पर है। पिछली बार जब मोदी वाराणसी आए थे तो उन्होंने यहीं से सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं, ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। दिवाली के करीब आते आते मोदी अयोध्या भी आ सकते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के चलते बीजेपी बड़ा संदेश तो पहले ही दे चुकी है, अब उस संदेश को फिर से याद दिलाने की बारी है। इसीलिए हर बार की तरह, हर साल की तरह जब अयोध्या दिवाली से पहले दियों से जगमगाएगी तो इस कार्यक्रम में मोदी भी शामिल हो सकते हैं। यूपी के चुनाव का चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव जीतने का ट्रम्प कार्ड है प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना, किसान आंदोलन और तमाम सवालों के बीच फंसे हुए इस चुनाव में बीजेपी के खेवनहार साबित हो सकते हैं पीएम मोदी। विकास भदौरिया के साथ लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, इसीलिए उसने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया। जी हां, बीजेपी ने चुनावी राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों का आज ऐलान किया है और इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में भी दूसरे दलों से लीड ले लेना चाहती है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपने जिन नेताओं पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा है, उनकी जीत हार का रिकॉर्ड कैसा रहा है। उत्तर प्रदेश के इंचार्ज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के प्रभारी थे, जहां पार्टी ने शानदार सीटें हासिल की थी। 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी वो प्रभारी थे, जहां पर बीजेपी जीती थी। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रभारी थे, जहां बीजेपी कांग्रेस से कड़ी टक्कर में हारी थी। वहीं गोवा में पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी बनाया है, जिम्मेदारी दी है। फडणवीस ने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एनडीए की नंबर 1 पार्टी बना दिया और नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी, सो अलग से एक बोनांजा मिला। उत्तराखंड में बीजेपी ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया है। जोशी का रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी साल केरल विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के प्रभारी थे, जहां पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मणिपुर का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में
भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी थे, जहां पार्टी का बेहद शानदार प्रदर्शन रहा था। वहीं पिछले साल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन सुधारा था, जहां 4 से बढ़कर 48 सीटों पर बीजेपी भूपेंद्र यादव के कुशल नेतृत्व की वजह से पहुंची थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।